गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे कल जो पढ़ रहे थे, आई होप सब लोग आ गए होंगे आज। चलिए, कल जो है हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है क्लास का, वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। सभी तरह के हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने कल देखा था। आज क्या है, आज क्या टॉपिक में बेसिकली हम लोग के पास क्या क्या चीजें हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। जो पहला क्वेश्चन मन में आता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये तो अलग बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये तो अलग बात है। बट व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, पहला क्वेश्चन जो मन में आता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या, कौन सी चीज है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? तो अगर बहुत कॉमन भाषा में बात करें, बहुत कॉमन कॉमन बातें करें, तो जनरली हम लोगों ने देखा है अपने आसपास एक हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है। सुना है क्या? हाइब्रिड प्लांट्स सुना है? मतलब पौधा एक ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो फूल आते हैं या जो भी फल आता है वो अलग अलग तरह का आता है। पौधा एक ही है लेकिन उसके ऊपर फूल और फल जो है वो अलग अलग तरह का है ना? हाइब्रिड प्लांट सुना है। हाइब्रिड फार्मिंग सुनी है? हाइब्रिड फार्मिंग सुनी है? आजकल इंस्टीट्यूट्स में हाइब्रिड क्लासेस हो रही हैं। हाइब्रिड क्लासेस मतलब क्या? जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स पढ़ाया जा रहा है ना? मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो किसी चीज की मिक्सिंग, अगर बहुत कायदे से बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज की मिक्सिंग, है ना? किसी चीज की मिक्सिंग बोल सकते हैं। तो किस चीज की मिक्सिंग? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन अगर हम लोग बोले केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? मिक्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा सर, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग एनर्जी के होते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड एनर्जी। और ये सब जब इंटरमिक्स हो रहे होते हैं तो इंटरमिक्सिंग के बाद बनाते क्या है? टू फॉर्म। क्यों इंटरमिक्स होते हैं? नए ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। और ये न्यू ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? सेम शेप के होते हैं। न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, साइज,
न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, साइज एंड इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। कौन से ऑर्बिटल्स की? जो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग एनर्जी के होते हैं, और उससे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनका शेप, साइज सेम होता है और एनर्जी इक्विवेलेंट होती है। ये जो नए ऑर्बिटल्स बने, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर known as hybrid orbitals and the phenomena is known as hybridization। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग एनर्जीज के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं। इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका देखा जाता है कि उनकी शेप, उनकी साइज, उनका एनर्जी एक जैसा है। तो इस नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, क्लियर है एकदम, पक्की बात? ठीक है। अब इसकी नौबत क्यों आई? हाइब्रिडाइजेशन करना क्यों पड़ा, या हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, ये हम लोग समय के साथ समझेंगे। अभी ही थोड़ी देर में आगे जब अलग अलग टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो बहुत ध्यान से समझना। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम लोग आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कितने तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीन तरह के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके के? हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीके के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तीन तरीके के होते हैं। sp3, sp2 और sp। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीन तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कौन कौन से? sp3, sp2 और sp। क्या होता है देखते हैं। sp3 क्या होते हैं, sp2 क्या होते हैं और sp क्या होते हैं? इनको समझने से पहले हमको छोटी छोटी बातें और पता होनी चाहिए। जो बेसिक बेसिक बातें हैं उसको समझ लेते हैं। हमको मालूम है कि एक ये न्यूक्लियस होता है और इसके अगल बगल शेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अगल बगल शेल्स होती हैं जिनके अंदर सब शेल्स होते हैं और ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसमें s ऑर्बिटल होता है खाली, दूसरे पेन से लिखते हैं।
इसमें सिर्फ S होता है, इसमें S और P होता है, इसमें S P D तीनों होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह होता है। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज ऑल्सो नोन एज K शेल, L शेल, M शेल। ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कायदे से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको सिर्फ इतनी ही समझने की बातें हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अगल बगल शेल्स होती हैं। पहली शेल जिसको के शेल बोला जाता है, इसके अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। एल शेल के अंदर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों होता है। एम शेल के अंदर एस पी डी तीनों होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। यानी फर्स्ट शेल के शेल में 2 हैं और एल शेल में 4 हैं। अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इसकी बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p2, कुछ इस तरीके की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम लोग को मालूम है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसमें S है, इसमें S और P दोनों है, इसमें S P D तीनों है। ये ऑर्बिट या ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? तो S ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P ऑर्बिटल की जो शेप है वो डंबल शेप है, और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी अपने लिए S और P ही महत्वपूर्ण है, S और P से ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है मैं सिर्फ उतनी उतनी बता रहा हूँ। बाकी इनऑर्गेनिक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें SPDF सब कुछ पढ़ेंगे, कायदे से देखा जाएगा। अभी के लिए हमारे पास S ऑर्बिटल की शेप हमको पता है, स्फेरिकल होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम रहने की जगह है। P की शेप डंबल होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन के रहने की मैक्सिमम जगह है। तो जितनी हमको आवश्यकता है उतनी बातें इसमें है, उतनी बातें इसमें है। ठीक है। के शेल को, फर्स्ट शेल को हम लोग के शेल बोलते हैं, सेकंड को एल शेल बोलते हैं, थर्ड को एम शेल बोलते हैं। फर्स्ट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सेकंड में एस और पी दोनों ऑर्बिटल होता है। कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 है। मतलब पहले शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के एस ऑर्बिटल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे ही शेल के पी इलेक्ट्रॉन्स में, पी ऑर्बिटल पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको मालूम है जब तक सारे फिल नहीं हो जाते हैं, हुंस रूल ये कहता है जब तक सारे फिल नहीं हो जाते हैं तब तक एंटी स्पिन हम लोग भरना शुरू नहीं करते हैं। तो कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है वो कुछ ऐसा भरा जाता है। ग्राउंड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अब एक बात और सर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? दो बातें हैं, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। ये भी हम लोगों को अगली स्लाइड में काम लगेगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। इसको भी यहीं कहीं समझने की कोशिश करते हैं। को भी यहीं कहीं समझने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होता है भाई, ध्यान से समझते हैं। ग्राउंड स्टेट, जिसको G.S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स के या एटम्स के वो स्थिति, वो कंडीशन जिसमें उसको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है। इलेक्ट्रॉन्स के या एटम्स के वो स्थिति, वो कंडीशंस जिसमें उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है।
उसके इलेक्ट्रॉन जहां हैं जिस तरीके से हैं उसी तरीके से बने हुए हैं, है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। अपन इसको एक शब्द में बोल सकते हैं जो एक्सप्लेनेटरी है। हो सकता है कि बहुत सारा फैक्चुअल इसमें जो स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टेटमेंट्स कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है ना। फैक्चुअल्स आपको समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्सेप्ट, मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट जो है वो यही है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही मूलभूत यानी मेन जैसे ओरिजिनल कंडीशन है उसका उसी तरीके से रहते हैं। एक्साइट होने के बाद वो कई बार अपनी शेल्स को, सब शेल्स को बदलते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों को ये एक्साइटेड स्टेट नहीं देखनी, पहले ग्राउंड स्टेट देखनी है। ग्राउंड स्टेट के लिए अगर एक शब्द में हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। इसके बाद अगली चीज आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब विद एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी सबशेल्स को चेंज करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में वही पार्टिसिपेट करता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी सबशेल्स को चेंज कर सके। जिसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी सबशेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे वो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इन द सेंस एक्साइट नहीं होगा। अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल के साथ बात करूं, जो एग्जांपल सबके समझ में आएगा, तो कॉमन एग्जांपल क्या है कि आप अपने घर में बैठ करके, पहले कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे। आपके घर में मान लो एक ही कमरा है, मेरे घर में मान लो एक ही कमरा है, हम लोग उस कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं छोटा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। एक दिन पापा आए और उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत खुश हुए। फिर वो पीछे से देखे तो मेरी कॉपी के अंदर एक नॉवेल रखी हुई, जिसको उन्होंने देखा तो क्या किया। जनरली पेरेंट्स क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है दूर से और पास जाने के बाद पता चलेगा कि वो पढ़ाई के नाम पर मस्ती कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो पहले एक्साइट होंगे, फिर अपनी एनर्जी को बच्चे में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चा भी एक्साइट होगा। लेकिन अब मजबूरी क्या है कि घर में एक ही कमरा है, घर में एक ही कमरा है, तो क्या वो बच्चा एक्साइट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो पाएगा। वो पिटेगा, कॉपी किताब बंद करेगा, रखेगा साइड में, फिर अपनी पढ़ने वाली नोटबुक खोलेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जिसके घर में 4 कमरे हैं और एक कमरा वैकेंट पड़ा हुआ है, वो बच्चा जब पकड़ा गया और वो जब बच्चा पिटा, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या हुआ, वो वहां से उठा और जो कमरा खाली था वहां पर चला गया। वो कमरा जो खाली था वहां पर चला गया, यानी अपनी सबशेल को उसने क्या किया, बदल लिया। कमरे को क्या किया, बदल लिया। तो इस कमरे के बदलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिसके पास कुछ वैकेंट होगा, जिसके पास वैकेंट रूम ही नहीं है, जिसके पास वैकेंट सबशेल ही नहीं है। हाउ कैन इट, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो एक्साइटेड स्टेट में पार्ट करे। तो एक्साइटेड स्टेट यानी विद एक्स्ट्रा एनर्जी, विद एक्स्ट्रा एनर्जी। और बहुत महत्वपूर्ण जो इसका नोट पॉइंट होगा वो क्या है, ओनली शेल्स हैविंग vacant subshell will participate in this state। बात क्लियर हो रही है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद इतनी बातें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। इतनी बातों के बाद अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हैं।
यानी एक एक करके पढ़ सकते हैं कि sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp क्या होता है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अच्छा हाँ, एक चीज और इसी इसी पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, किनारे जगह है थोड़ी सी, ओवरलैपिंग। एक चीज और देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमको अगले पे काम लगने वाला है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब थोड़ी सी एक बात समझने की कोशिश करो कि ये दो चीजें हैं, सपोज ये दो चीजें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहां से इस तरफ से ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, क्या देखते हैं करके। ये उठा 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 ये आ गया, ये क्या हुआ, ये हुआ हेड ऑन ओवरलैप, है ना, दोनों के हेड्स ओवरलैप कर गए, ये तो क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हिट होगा क्या, ठीक है, और इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये यहां से उठा, ये गया 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 और ये हुआ, गया 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 गया, ये हुआ। अब इस समय अगर ओवरलैपिंग देखी जाए तो कौन सा सेक्शन ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड है, ये वाला सेक्शन ओवरलैप्ड है। क्या ये दोनों अलग अलग ओवरलैपिंग हुई है, नहीं, सेम ओवरलैपिंग हुई है। इसका मतलब ये कौन सी ओवरलैप हो रहा है, ये क्या दोनों हेड्स लड़े हैं, नहीं, बट दोनों साइड से लड़े हैं, दोनों साइड से लड़े हैं, तो दिस इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। आइए अब इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी कि जब ऑर्बिटल्स जब ऑर्बिटल्स बहुत ध्यान से समझना, ओवरलैप इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, दोनों के हेड्स ओवरलैप किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए अब बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की। ठीक है, अब क्या हुआ, ये उठा, गया 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 और इस तरीके से ओवरलैप कर, इस तरीके से ओवरलैप करने से क्या हुआ, इस तरीके से ओवरलैप करने से क्या हुआ कि जो ये वाला सेक्शन है, ये एक ओवरलैपिंग में आया और दूसरा ये वाला ओवर सेक्शन ओवरलैपिंग में आया, है ना।
एक ये सेक्शन ओवरलैपिंग में आया, एक ये सेक्शन ओवरलैपिंग में आया, दोनों के न्यूक्लियस ओवरलैप नहीं किए, खाली साइड से दोनों के लोब्स ने ओवरलैप किया, इसको हम लोग लोब्स बोलते हैं ना, ये जो एक एक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। तो दोनों के लोब्स ने ओवरलैप किया, न्यूक्लियस ने ओवरलैप नहीं किया, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड्स बनते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड्स। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है? इतने में कोई डाउट है क्या? एकदम क्लियर है? बस नोट करें फटाफट से, फटाफट से नोट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहुंचे हम लोग, फटाफट से नोट करिए। फटाफट से नोट करेंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। बहुत जल्दी से फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, पहला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के शुरू करते हैं। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 या sp पढ़े उससे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि वो जनरल फॉर्म सबके काम आएगी, फिर हम लोग नीचे तीनों देख लेंगे। क्या होता है भाई, समझते हैं। तो कार्बन है, हमको पता है, कार्बन के लिए ही जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे हो किसके लिए देख रहे हैं, कार्बन के लिए देख रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने देखी, 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 और 2p2, ये हम लोगों ने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी ग्राउंड स्टेट भी अभी हम लोग देख कर के आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट कैसी रहती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ग्राउंड स्टेट का कैसा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम अगर ग्राउंड स्टेट का देखें तो ये s ऑर्बिटल है, ये सेकेंड शेल में s ऑर्बिटल है, और ये सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी मैंने एक बात बोली थी कि एक्साइट वही होगा, एक्साइटेड स्टेट उसी की बनेगी जिसके पास वैकेंट सबशेल होगा। तो किसके पास वैकेंट सबशेल है, सेकेंड शेल के पास वैकेंट सबशेल है, तो एक्साइटेड स्टेट इसकी बनेगी, है ना, बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि फर्स्ट शेल के पास कोई भी वैकेंट सबशेल नहीं है, फर्स्ट शेल के पास कोई भी वैकेंट सबशेल नहीं है, इसीलिए फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सेकेंड शेल का s ऑर्बिटल और सेकेंड शेल का ही p ऑर्बिटल। अब बहुत ध्यान से समझो कि जब बच्चा यहां पर पिटा तो ये किस कमरे में जाएगा, एक कमरे में दीदी बैठी थी, एक कमरे में भाई बैठा था, किस कमरे में जाएगा, उस कमरे में जाएगा जिस कमरे में कोई नहीं होगा। कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं, एकदम सीधी सी बात है, वो उसी कमरे में जाएगा जिस कमरे में कोई नहीं होगा, कमरा खाली होगा। तो कौन सा कमरा खाली है, ये वाला कमरा खाली है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन किस कमरे में जाएगा, किस सबशेल में जाएगा, जो सबशेल खाली होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा, एक इसमें था, एक इसमें था, और एक इसमें और आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात
नहीं है। एक्चुअली ये सारे पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, लेकिन ये सब हम लोग समय पे पढ़ेंगे समय आने पर। आज के लिए हमारे पास खाली इतनी बात कहने को है, और आपको समझने के लिए जो सबसे सही सूटेबल है वो इतनी ही बात है कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रह गया और 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स पे चले गए। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। हमको पता है एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल। सेम इसी तरह का, सेम इसी तरह का। कितने डंबल्स रहेंगे हमारे पास, 3 डंबल्स रहेंगे हमारे पास। ठीक है, 3 डंबल्स रहेंगे हमारे पास, 1 2 और। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चारों ऑर्बिटल्स, ठीक है, इतनी बात समझ लो अच्छा पहले। इसमें कोई समस्या नहीं है ना कि एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल अपने पास रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है एक एक टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अपन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में ये चारों ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। sp3 में ये चारों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। जब चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जब 4 पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स, जब 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा कौन है ये, वंदना, बुक प्राइज नीट का सर। बेटा अगर बुक की बात करें तो आप स्टूडेंट सपोर्ट पे कॉल कर लीजिए, 8483966943 करके नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, 8483966943। ये स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है, इसको सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, इसके ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी पढ़ लीजिए, नोट्स बना लो, किताब बाद में ले लेना। ठीक है, तो sp3 में 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, पहले पढ़ लो, है ना, पढ़ाई कर लो, क्लास के बाद नंबर पे अभी व्हाट्सएप कर देना, क्लास के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो sp3 के 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और कितने नए ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसे समझ में आया कि 4 ही बनाते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप सबके आसपास का एग्जांपल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। क्या है एग्जांपल, कि आप सब ने आटा चक्की देखी है, गेहूं पिसवाने गए हो कभी ना कभी। अगर उसमें हम ऊपर से 2 किलो गेहूं डालेंगे तो नीचे कितना गेहूं आटा निकलेगा, 2 किलो ही निकलेगा। मान लो 2 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरा डाल दें तो भी आटा कितना निकलेगा, 4 किलो निकलेगा, क्योंकि इस बार 2 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरा गया था, है ना। अलग अलग चीजें गई थी, अलग अलग चीजें जा करके जो आटा निकला, जो हाइब्रिडाइज मटेरियल निकला, वो एक तरह का निकला, और जितनी क्वांटिटी में गया था उतनी ही क्वांटिटी में बाहर आया, कुछ भी उसमें से लॉस नहीं हुआ। तो बिल्कुल उसी तरीके से जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने भी कुल मिलाकर के जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ऑर्बिटल नए मिलेंगे। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके के होते हैं कि ऊपर बड़ा लोब और नीचे छोटा लोब। ठीक है, इसी तरह के कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे और 4, 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 और। तो ये 4 नए ऑर्बिटल्स हमको मिले, ये चारों नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
ये 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को किस शेप में रीअरेंज कर लेंगे? टेट्राहेड्रल शेप में रीअरेंज कर लेंगे। टेट्राहेड्रल शेप में रीअरेंज कर देंगे। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? कुछ इस तरीके की दिखती है। यहां बना करके देखते हैं। एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, और एक ऐसा दिखेगा। तो हमको दिख रहा है कि एक सेंटर में कोर क्रिएट हो रहा है। एक हमको क्या दिख रहा है? सेंटर में कोर क्रिएट हो रहा है। और ये कोर एक्चुअल क्या है? ये कोर एक्चुअल में कार्बन है। जैसे ये कंपाउंड अगर हम देखें तो ये कंपाउंड क्या हुआ? यहां पर अगर कार्बन लगा दिया जाए, कोर क्रिएट हुआ, और अगर यहां पर कार्बन लगा दिया जाए तो क्या ये चारों बॉन्ड्स हो गए इसके? बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहां पर कार्बन लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहां पर कार्बन लगा देंगे, हम मान लेते हैं कि कोर ने कार्बन बना लिया, तो ये चार क्या किस तरीके से काम कर रहे होंगे? बॉन्ड्स की तरीके से काम कर रहे होंगे। तो यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड्स की तरीके से काम करते हैं। अब कहीं पर इधर हाइड्रोजन पड़ा हुआ था, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ये हाइड्रोजन था, ये क्या हुआ? यहां से उठा, कहीं पर था ये हाइड्रोजन, ये क्या हुआ? यहां से उठा और एक यहां पर आके लग गया। तो छोटा कर दें इसको, था, एक यहां पर आके लग गया, दूसरा आया, वो यहां आके लग गया। समझ लेना किस तरीके से हो रहा है, ये किस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ना। तीसरा आया, ये आकर के यहां पर कनेक्ट हो गया, और चौथा आया, वो आकर के यहां पर ओवरलैप कर गया। तो एक्चुअल में ये जो ओवरलैपिंग हुई, किस तरह की ओवरलैपिंग हुई? सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हुई। और हमको पता है कि मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, और हमको पता है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना। दूसरी बात, ये जो आपस में बॉन्ड्स बने, है ना, पेन नहीं है यहाँ पर, नहीं तो आपको बना के दिखाता। ये जो आपस में बॉन्ड्स बने एक्चुअली कैसे बने? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसे ही बॉन्ड बना। तो ये सारे एक ही एंगल पर हैं। इसके मुकाबले अगर यहां से देखा जाए तो ये तीनों इक्वली हैं। यहां से देखा जाए तो ये भी तीन सेम शेप में है। यहां से देखोगे तो ये भी ये तीन सेम शेप में है, यहां से देखोगे तो भी ये तीन सेम शेप में है। मतलब ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी x होगा, इधर का एंगल भी x होगा, इधर का भी x होगा, इधर का भी x होगा, इधर का भी x होगा। सारे एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। तो ये एंगल कितना है? तो टेट्राहेड्रल में ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरीके से सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर इसकी सबकी जानकारी लिखी जाए एक साथ तो हम लोग क्या लिखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 108 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। जिसको फॉर कैलकुलेशन इसको हम लोग 109.5 डिग्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है।
ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। ओवरलैपिंग कैसी होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और अगर स्मॉलेस्ट कंपाउंड की बात करें, स्मॉलेस्ट कंपाउंड की बात करें तो वो होगा मीथेन। मीथेन यानी CH4, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा ये। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा ये, वो बनाएगा 4। और टोटल जो पाई बॉन्ड्स बनाएगा ये, वो बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यहीं पर देखते हैं। sp2, sp2 है, नाम से ही समझ में आ रहा है। sp2 क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। sp2 से ही समझ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। मतलब 3 हमको इस तरीके के नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। और एक कैसा बचेगा? एक बचेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। एंड ड्यू टू दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया है, इसकी वजह से ही कभी भी एक कार्बन यानी सिंगल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कम से कम 2 कार्बन आवश्यक हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमको 2 कार्बन जरूर लगेंगे। बिना 2 कार्बन के हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। इसीलिए जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके वजह से बनने वाले कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, वो कौन सा है? इथीन है ना? देखते हैं। तो 3 तो हमको बिल्कुल इसी तरह मिल जाएंगे। एक, दो, तीन। तो 3 तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज लगेगा। ठीक है। और एक कैसा बचेगा? एक बचेगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ये अनहाइब्रिडाइज्ड अकेला नहीं रहेगा। एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि जैसे ही इस कार्बन के लिए ये बना, इस कार्बन के लिए ये सेट बना, ऐसे ही एक साइमल्टेनियसली दूसरे कार्बन के लिए भी सेम सेट बन रहा होगा। अरे क्या हम अपन इमेजिन कर सकते हैं क्या? एक कार्बन के लिए ये सेट बना जिसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे कार्बन के लिए भी 3 हाइब्रिडाइज्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड का सेट बच रहा होगा। इसमें अपने को कोई समस्या नहीं है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 मिलकर के अपने आप को किस शेप में रीअरेंज करेंगे? ये 3 अपने आप को किस शेप में रीअरेंज करेंगे? ये 3 अपने को ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज करेंगे। समझो बात को। एक, ठीक है, दो, सब रीअरेंज कर रहे हैं ना अपने को। और तीसरा, मतलब तीसरा कुछ इस तरीके से आएगा। ये रीअरेंज हुआ क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल इसी तरीके से
हम लोग को एक और मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा दूसरे कार्बन के लिए। ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। गुरुजी नमस्कार, अभी अभी क्लास ले रहे हैं हम, जाइए मिलेंगे। मैं आपसे अभी अभी पढ़ा लेने दीजिए, बच्चे बहुत आशीर्वाद दीजिए, मिलेंगे। धन्यवाद, बाद में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाद में ओवरलैप से क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अभी एक अनहाइब्रिडाइज्ड भी इसमें बचा हुआ है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड भी बचा है। ये क्या करेगा, ये भी यहीं पर कनेक्ट होगा ना, ये यहां पर कनेक्ट हो गया, ये यहां पर कनेक्ट हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरा भी है जो आकर के यहां पर कनेक्ट हो गया। क्या आपने को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब एक बहुत सिंपल सी बात समझते हैं कि यहां तो कोर बन गया ना, यहां कोर बन गया और यहां भी कोर बन गया, कोर यहां भी बन गया, कोर यहां भी बन गया। और इसके ऊपर से ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल आकर के यहां पर लग गए थे, इसके ऊपर से ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल आकर के यहां पर लग गए थे। अब क्या हुआ, इसमें भी इस तरीके का जो हाइड्रोजन है वो आया 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 और इसने यहां पर ओवरलैप किया। बिल्कुल इसी तरीके से एक और है, वो आया 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 यहां पर ओवरलैप किया। बिल्कुल इसी तरीके से और है ना, ये आएंगे 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 इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये भी आएंगे 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 इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। मतलब अब यहां पर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर साइड वाइज हाइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर भी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। और इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की वजह से जो इसमें बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड हुआ, वो बॉन्ड हुआ पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड हुआ, वो बॉन्ड हुआ पाई बॉन्ड। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां और एक सिग्मा बॉन्ड यहां। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को बहुत अच्छे से बात क्लियर में हो रही है। ठीक है, अगर इसका हम लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करें या स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये हमको कैसा दिखेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो गया। दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ध्यान से देखो तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये बन गया इथीन। बहुत ध्यान से देखो तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये बन गया इथीन। हाँ सर इथीन बन गया। तो सर इसमें भी कुछ बॉन्ड एंगल होते होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें भी बॉन्ड एंगल होंगे, लेकिन ये शेप कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर, ये प्लेन पर है शेप। अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर इस प्लेन की बात करें, इस प्लेन की बात करें, ऐसा हम मान ले कि एक प्लेन है, तो ये एक्चुअल में शेप कैसी होगी, ये ऐसा होगा और ऐसा होगा
और जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लगे हैं, ये कैसे लगे होंगे? ये प्लेन के ऊपर नीचे लगे हैं। बात समझ में आ रही है? ये प्लेन है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और अनहाइब्रिडाइज्ड कैसा है? ऐसा है और यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है? ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बॉन्ड एंगल कितना है? एक ट्राइंगल समझो, इसको हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोलते हैं। ये शेप किस तरीके की है, लाइन से समझने की पहले कोशिश करते हैं। ये शेप इस तरीके की है, ऐसे समझो। ये शेप इस तरीके की। ट्राइंगल कैसा होता है? ऐसा होता है। अगर इसका एक्सटर्नल एंगल देखा जाए, तो क्या ये कुछ इस तरीके का बना? क्या ये कुछ इस तरीके का बना? एक्सटर्नल एंगल्स कुछ इस तरीके के बने। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अंदर कितना होता है? 60, 60 और 60। तो बाहर कितना बचा? 180 माइनस 60, 120, 120 और 120। अगर बीच की चीजों को हटाया जाए, अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को बीच से हटा दो, अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को बीच से हटा दो और इसको एक साथ करने की कोशिश करो, तो क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर की शेप बन गई? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर की ही शेप बन गई? तो अब क्या बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल तीनों ही कितने होंगे? 120 डिग्री होंगे। मैं बार बार कहता हूं, केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ही कायदे से समझने का विषय है। अगर आप केमिस्ट्री समझ लेते हो तो आपको कभी जीवन में केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं आ सकता है ना? कोई एक्सेप्शन होता नहीं है केमिस्ट्री में, सब कुछ, सब हर एक्सेप्शन का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है। कुछ होंगे एक आध दो, ऐसी बात नहीं है, बट 90% एक्सेप्शंस का एक्सप्लेनेशन होता है। बस समझने की आवश्यकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बट रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझने वाली चीजें हैं, है ना? तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हुआ? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। आइए फटाफट से नोट कर लेते हैं सारी चीजों को। तो शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, एनी वन विल बी डबल बॉन्ड, कोई एक तो कम से कम डबल बॉन्ड होगा, तो हम लोग लिख दे रहे हैं, एनी वन नहीं लिखेंगे, डबल लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है। और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। स्मॉलेस्ट कंपाउंड की बात करें अगर, स्मॉलेस्ट कंपाउंड की बात करें अगर, तो स्मॉलेस्ट कंपाउंड होगा इथीन। और इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो होंगे वो कितने होंगे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड्स 5 होंगे और पाई बॉन्ड 1 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने sp3 देख लिया, sp2 देख लिया।
आइए अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, वाले पेज से कॉपी होगा क्या? बना लेते हैं, चलो। sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब एक s और दो p, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, है ना। मतलब एक s ऑर्बिटल, एक sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, एक और, तो दो sp ऑर्बिटल हो गए और दो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच गए। अब ये अपने आप को बिल्कुल इसी तरह का एक सेट और होगा क्या? बिल्कुल इसी तरह का एक सेट और होगा। ये अपने आप को किस तरह रीअरेंज करेंगे? दो ही है ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड वाले, एक और ये दूसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोर बन गया, कोर बन गया, ठीक है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं, की बारी आई, एक इस तरीके से आके लग गया और ये दूसरा वाला ये कुछ सपोज इस तरीके से लग, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लग। क्या ये सिंगल कार्बन के साथ काम कर रहा होगा? जहां पर एक p ऑर्बिटल था वहां पर तो सिंगल कार्बन के साथ काम कर नहीं रहा था, उसके लिए कम से कम दो कार्बन लग रहे थे। तो क्या ये सिंगल कार्बन के साथ काम कर रहा होगा? नहीं, इसमें भी कम से कम दो कार्बन लगेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली एक और ऐसी शेप बनी होगी, एक और ऐसी शेप बनी होगी। तो मतलब ये बिल्कुल एज इट इज एक दूसरी भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पूरा उठा, इसने आपस में क्या किया यहाँ पर, एक हाइब्रिडाइज्ड वालों ने तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। हाइब्रिडाइज्ड वाला जो है उन्होंने क्या कर लिया है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ही लिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बारी आई है अनहाइब्रिडाइज्ड वाले की। तो अनहाइब्रिडाइज इधर से ओवरलैप कर रहा है ये वाला, ये दोनों मिलाकर के एक ओवरलैपिंग हुई और ये दोनों मिला करके एक ओवरलैपिंग हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों मिलकर के एक ओवरलैपिंग हुआ और ये दोनों मिलकर के एक ओवरलैपिंग हुआ, यानी एक पाई बॉन्ड इसने बनाया, एक पाई बॉन्ड इसने बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड इसने बनाया, है ना। तो एक दो तीन बॉन्ड्स बन गए और यहां पर एक हाइड्रोजन आकर के कनेक्ट हो गया और यहां पर एक हाइड्रोजन आकर, इन दोनों ने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया। तो मतलब एक दो तीन हेड ऑन ओवरलैपिंग है और दो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो दो पाई बॉन्ड बन गया और एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स तीन हो गए और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, दो हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर छोटी छोटी बातें जो इसमें हम लोगों ने पढ़ी
वो नोट करें, सीधे सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। शेप क्या है लीनियर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपाउंड इथाइन, स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन सा हो गया इथाइन। और इथाइन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, इथाइन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हुए 2। नंबर ऑफ सिग्मा 3 और नंबर ऑफ पाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम सारी बातें हमको दिमाग में क्लियर हैं। अब कोई समस्या